हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर प्लैनेट। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं विलयन। तो बच्चों, विलयन की पिछली क्लास में हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। विलयन क्या होता है, तो हमने कहा था दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम कहते हैं विलयन। अब विलयन में दो घटक होते हैं। एक पदार्थ जैसे आपने गोला है जिसकी सांद्रता कम है, या विलयन बनाने के बाद उसकी भौतिक अवस्था बदल जाती है, उसे हमने कहा था विलय। और जिसके अंदर गोला है तो हमने कहा था विलायक। अब विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को हम कह रहे हैं विलयन। फिर हमने देखा था भाई अगर विलयन में दो घटक हो तो द्विअंगी विलयन बोल दो, तीन हो तो त्रिअंगी, चार हो तो चतुरंगी। ठीक है। फिर हमने देखा था कि भाई विलयन जो है केएसपी विलेयता गुणनफल के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त। अब किस में क्या केएसपी होता है ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिर विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, मतलब अगर तुम कोई चीज़ पानी में घोल के बना रहे हो तो बच्चों आप द्रव विलयन बना रहे हो। अगर आप गैस में किसी को घोलते हो मतलब आप गैसीय विलयन बना रहे हो, और अगर ठोस में किसी को घोलते हो तो बच्चों आप ठोस विलयन बना रहे हो। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे भी हमने विलयन का वर्गीकरण पढ़ा था, गैसीय विलयन, ठोस विलयन और द्रव विलयन। तो अब आज क्या पढ़ेंगे, आज उसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो आज का टॉपिक है बच्चों सांद्रता के मापन की इकाइयाँ, मैथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। अब मैं कह दूँ कि भाई मेरे पास है ना जो विलय है वो ठोस है, मतलब मैं द्रव में द्रव नहीं मिलाऊंगी आज की इस क्लास के अंदर, है ना। मेरे को लगता है कि भी नहीं, मुझे ना मान लो ग्लूकोज दे दिया मैंने आपको, एक पैकेट ग्लूकोज ले लो और जाओ विलयन बनाओ। ठीक है। तो बच्चों मान लो आपके टीचर ने आपको स्कूल में एक पैकेट दे दिया कि भाई ये 10 ग्राम पर्टिकुलर सॉल्यूट है, कोई विलय है, मान लो ग्लूकोज ही है, तो 10 ग्राम ग्लूकोज है, विलयन बना के लाओ। तो तुम्हारे पास दो चॉइस है, क्या करेंगे, तो भाई तुम विलयन बनाओगे, चलो जलीय विलयन बनाओ, इतना भी बोल दिया तो तुम कहोगे अच्छा ठीक है पानी तो लेना ही है। चॉइस दो कैसे है, तो बच्चों पहले सबसे पहले बच्चे दौड़ के क्या करेंगे, वो फटाफट पानी ले लेंगे 1 लीटर। एक मापोगे तो सही ना, विलयन बनाओगे तो 1 लीटर पानी को क्या कर लेंगे, आयतन माप के और ले लेंगे। अब मान लो मेजरिंग सिलेंडर लैब में एक ही था, उन्होंने काम में ले लिया, बाकी बच्चे क्या करेंगे। तो बच्चों दूसरा जुगाड़ है कि 1 लीटर पानी ना लेके तुम 1 किलो पानी ले लो। अब तुम कहोगे पानी तो द्रव है, द्रव तो हमेशा आयतन में होता चाहिए, लीटर में होना चाहिए, किलो में क्यों लो। तो भाई लीटर में तो मैंने ले लिया ना, मेरा पहला चॉइस लीटर था, मैंने ले लिया। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि नहीं मुझे लीटर में नहीं चाहिए, मुझे 1 किलो में चाहिए। और बच्चों इट इज़ बेटर, है ना, ये बहुत बढ़िया तरीका है कि अगर आप पानी लेते हैं, कोई भी विलायक लेते हैं, उसका आयतन ना लेके उसका भार लें। आगे आपको पता चलेगा कि इसमें ज़्यादा समझदारी है, ज़्यादा बेनिफिट्स है ना, एरर आने के चांसेस कम है अगर आप क्या करते हैं, आयतन की जगह भार को प्रेफरेंस देते हैं, है ना। आप 1 लीटर ना लेके 1 किलो पानी लेके विलयन बनाते हैं तो थोड़ी इंटेलिजेंसी है, समझदारी है। कैसे, तो आने वाली क्लासेस में बताऊंगी, है ना। तो बच्चों मान लो मैंने आपको कहा कि भाई ठीक है 10 ग्राम ग्लूकोज है, आप विलयन बना लो। तो आपने जुगाड़ लगाया कि मैं क्या करूं, 1 लीटर पानी ले लेता हूं। अब नहीं है मेजरिंग सिलेंडर तो मैं 1 किलो पानी ले लेता हूं। ठीक है। तो बच्चों देखो, अगर हमारे पास क्या है, कोई ठोस विलय है ना। देखो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम सांद्रता के मापन की इकाइयाँ, मैथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। अब सांद्रता क्या है, कैसे है, तो शुरू से पढ़ रहे। तो देखो अगर आपके पास क्या है बच्चों, ठोस विलय है और आपको द्रव विलायक में इसको घोलना है, तो दो तरीके संभव। मैंने पानी ले लिया, इधर भी पानी ले लिया, तो पानी नहीं बोल के तरीके से क्या बोलेंगे, विलायक, सॉल्वेंट। ठीक है भाई, मैंने विलायक ले लिया, मैंने सॉल्वेंट ले लिया। अब तो भाई मान लो एक चॉइस तो थी कि मैंने यहाँ पे 1 लीटर विलायक ले लिया, ठीक है, और दूसरी चॉइस मैंने रखी कि भाई मैं यहाँ पे 1 किलो विलायक ले लेती हूँ। ठीक है। घोलना मुझे ठोस विलय है, तो मान लो मेरे पास 10 ग्राम ग्लूकोज है और मैं 10 ग्राम ग्लूकोज को घोलना चाहती हूँ। ठीक है। तो बच्चों 10 ग्राम ग्लूकोज को मैंने घोलना चाहा 1 लीटर में, यहाँ पे मैंने चाहा कि 1 किलो। ठीक है। तो मान लो फर्स्ट चॉइस आपने लिया कि नहीं हम तो 1 लीटर में ही घोल के देख लेते हैं, तो भाई देख लो। तो बच्चों 10 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर में घोल दिया। अब मैं कहूँ सांद्रता बताओ, तो बच्चों सांद्रता मतलब विलायक की दी गई मात्रा में, है ना, जो आपके पास विलायक है, विलायक की दी गई मात्रा में विलय की मात्रा। ठीक है। सांद्रता क्या है, सांद्रता कंसंट्रेशन क्या है कि मैं कोई चीज़ को मिक्स कर रही हूँ, मैं कोई चीज़ घोल रही हूँ, तो कितनी घोली और कितने में घोली। ठीक है। तो भाई निश्चित विलायक में निश्चित ताप पर टेम्परेचर चेंज करने से बातें बदल जाती है, तो हम कहेंगे ठीक है निश्चित ताप पर निश्चित विलायक में विलय की दी गई मात्रा
को हम सांद्रता कह देंगे। ठीक है, अब बच्चों सांद्रता तो कह देंगे, लेकिन विलायक की निश्चित मात्रा क्या ली? तो तुम कहोगे फिलहाल तो मैंने 1 लीटर ली। ठीक है, विलेय कितना प्रेजेंट है? तो हम कहेंगे 10 ग्राम। ओके, तो बच्चों यहाँ मैंने आपसे पूछा सांद्रता बताओ, तो आप कहोगे अच्छा 10 ग्राम ग्लूकोज को 1 लीटर पानी में घोला है, तो सांद्रता होगी 10 ग्राम प्रति लीटर, है ना। मैंने तुम्हें कहा 10 ग्राम शुगर ले लो, ग्लूकोज ले लो, 1 लीटर पानी में घोल दो, तो आंसर क्या दोगे भाई? कितना घोला? तो 10 ग्राम। कितने में घोला? 1 लीटर में। तो 10 ग्राम 1 लीटर, 10 ग्राम 1 लीटर मतलब 10 ग्राम प्रति लीटर। तो ठीक है, तुमने आंसर दे दिया 10 ग्राम प्रति लीटर, मैंने लिख दिया। ओके, अब मान लो जिन बच्चों को नहीं मिला उन्होंने जुगाड़ लगाया, चलो कोई बात नहीं 1 किलो ले लेते हैं, तो 1 किलो विलायक ले लो, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने यहाँ घोल दिया। ठीक है, तो बच्चों 10 ग्राम तो ग्लूकोज घोला, कितने पानी में घोला? तो तुम कहोगे 1 किलो पानी में। तो 10 ग्राम 1 किलो में, 10 ग्राम 1 किलो, 10 ग्राम प्रति किलोग्राम, सही है। तो हम कहेंगे भाई यहाँ अगर कोई पूछ ले सांद्रता, तो मैं कहूँगी भाई 10 ग्राम तो घोला है और वो 1 किलो में घोला है, मतलब यहाँ पे सांद्रता है 10 ग्राम प्रति किलोग्राम। यहाँ कितनी है? तो 10 ग्राम प्रति लीटर। तो बच्चों ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर, ग्राम मतलब तो भार और लीटर मतलब आयतन। तो तुम कहोगे कि भाई ये तो आपने भार आयतन इकाई बता दी। ग्राम प्रति लीटर कौन सी यूनिट है? तो हम कहेंगे वेट बाय वॉल्यूम यूनिट। ठीक है ना, ग्राम यानी कि वेट भार, लीटर यानी कि आयतन। तो अगर मैं कहूँ कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 1 लीटर पानी में घोला है, तो इकाई क्या है? तो तुम कहोगे ये तो भार आयतन इकाई है। मैडम आप W/V की बात कर रहे हो, सही। अब मैं कहूँगी नहीं बच्चों 10 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलो पानी में घोल दिया, 10 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलो पानी में घोल दिया, तो इकाई, तो तुम कहोगे 10 ग्राम प्रति किलोग्राम, सांद्रता 10 ग्राम प्रति किलोग्राम। तो ग्राम मतलब भार, किलोग्राम मतलब भी भार, तो भार भार, वेट बाय वेट। तो हम कहेंगे भाई यहाँ आप जो कह रहे हो वो कह रहे हो वेट बाय वेट यूनिट। तो बस इस स्लाइड को मुझे सिर्फ इतनी सी बात समझानी है इस स्लाइड में कि भाई अगर मेरे पास ठोस विलेय है और अगर मैं उसको द्रव विलायक में घोलना पसंद करूं, तो मेरे पास 2 चॉइस है, भार आयतन इकाई, भार भार इकाई। तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैं मान लूँ कि तुम्हें इतना क्लियर है कि भाई सांद्रता को मापन करने के लिए हमारे पास 2 इकाइयाँ हैं। कब? जब बच्चों ठोस विलेय हो, है ना, ठोस विलेय को द्रव विलायक में घोलने पर। तो हम कहेंगे हाँ, शर्त तो यही थी ना, मैं द्रव को द्रव में घोलूंगी तो तुम कहोगे आयतन आयतन ले लो, 1 लीटर ग्लूकोज, 1 लीटर शरबत ले लो, चलो 1 लीटर अल्कोहल ले लो, उसको 2 लीटर पानी में घोल दो, तो भाई 1 लीटर 2 लीटर तो आयतन आयतन हो गया। तो मैं ठोस लेऊंगी तो फिर आयतन की बात नहीं करूंगी, तब तो मैं वेट की बात करूंगी। ठीक है, तो भाई ठोस विलेय को विलायक में घोलने पर, ठीक है। अदरवाइज आप जो सोच रहे हो वो ठीक है ना बच्चों, कि भाई लिक्विड लिक्विड घोल दिया तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूनिट भी लेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, तो भाई मैंने ठोस विलेय को विलायक में घोला, तो तुम कहोगे भाई मैडम 2 तरीके पॉसिबल है, भार आयतन इकाई और भार भार इकाई। शॉर्ट में लिखना है तो वेट बाय वॉल्यूम यूनिट एंड वेट बाय वेट यूनिट। अब वेट बाय वॉल्यूम यूनिट बच्चों जो भी घोलना है 1 लीटर में घोलना है। वेट बाय वॉल्यूम यूनिट मतलब जो कुछ भी घोलना चाहते हो 1 लीटर में घोलोगे। अब तुम कहोगे 1 लीटर में क्या घोलूं? तो मोल्स घोल दो। तो अगर 1 लीटर में मोल्स को घोलोगे बच्चों तो ये होगा मोलरता, सही है। अगर आपसे पूछे कि 1 लीटर में मोल्स घोले हैं तो तुम कहोगे ठीक है, आप मोलरता की बात कर रहे हो। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। पता तो होना चाहिए कि मोलरता क्या है, वेट बाय वॉल्यूम है कि वेट बाय वेट है। तो तुम कहोगे मोलरता वेट बाय वॉल्यूम है, मतलब कि भाई मोलरता यानी मैं मोल्स तो घोलूंगा लेकिन मैं 1 लीटर पानी में 1 लीटर विलायक में घोलूंगा। ठीक है, अब मान लो कि मोल्स नहीं है, ग्राम तुल्यांकी भार है। अब यहाँ परेशान, अरे ग्राम तुल्यांकी भार, तो भाई अणु भार भी तो पढ़ा था, है ना। अणु भार क्या था? किसी अणु में जितने भी परमाणु हैं सबके भार को जोड़ दो, अणु भार आ जाएगा। ठीक है, अब उसी अणु भार को मैं क्या करूं? चार्ज से डिवाइड करूं, संयोजकता से डिवाइड करूं, भाग लगाऊं, है ना, अम्लीयता से, क्षारीयता से, तो तुल्यांकी भार आ जाएगा। ठीक है, सिखाऊंगी आगे, टेंशन नहीं लेना। तो 1 लीटर में अगर मैं अणु भार के बराबर भार नहीं घोलूं, है ना, 1 मोल नहीं घोलूं, मैं तो ग्राम तुल्यांकी भार घोल रही हूँ या मैं ग्राम तुल्यांक घोल रही हूँ, तो मैं कहूँगी ठीक है भाई,
तो मोलरता मत बोलो, कुछ और बोल दो। तो कुछ और क्या बच्चों, तो कुछ और मतलब नॉर्मलता, ठीक है। तो मोलरता हो गया, नॉर्मलता हो गया, है ना। अब बहुत बार क्या होता है कि भाई हमने तो सोचा कि हम 1 मोल घोल रहे हैं, लेकिन बच्चों पानी में जाके वो टूट सकता है ना। भाई मैंने नमक घोला NaCl, तो मैंने तो सोचा NaCl है, मैंने 1 मोल घोला, पर पानी में जाके और Na और Cl तो लड़ लिए, Na अलग चला गया, Cl अलग चला गया, तो 1 का 2 हो गया। अब अगर कोई टूटा फूटी होती है या अणु जुड़ जाते हैं, है ना, मैंने 1 मोल घोला तो मैंने क्या देखा, 2 अणु जुड़ गए। तो मैंने अगर 1 मोल घोला तो पानी में तो आधा ही, 100 घोले तो 85। तो यार सोच रहे हैं उससे तो हमारी गड़बड़ होती चल रही। तो अभी जहाँ गड़बड़ होती है उस स्थिति में हम यूज करेंगे फॉर्मलता, ठीक है ना। सारा डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन क्लियर तो हो कि भाई वेट बाय वॉल्यूम में किसको रखोगे, तो तुम कहोगे मोलरता रख लूंगा, नॉर्मलता रख लूंगा, फॉर्मलता भी रख लूंगा। क्या होती है तो पढ़ेंगे, मैं कहा जा रही हूँ, ठीक है। तो अब वेट बाय वेट, अब बच्चों वेट बाय वेट मतलब जो भी घोलना है ना, तो भाई हमारे पास लीटर वाला जुगाड़ नहीं है, हमारे पास नहीं मिला, हमें मेजरिंग सिलेंडर मिला ही नहीं 1 लीटर का। कोई बात नहीं, किलो में घोल दो, बढ़िया है, उल्टा तुम ज़्यादा समझदार हो, है ना। तो 1 किलो पानी में तुमने घोला, अब तुमने कहा नहीं मैं मोल से घोलूंगा, तो 1 लीटर में जिन्होंने घोला था वो मोलरता ज्ञात कर रहे थे, और 1 किलो में जिन्होंने मोल घोले वो मोललता ज्ञात कर रहे। इसमें क्या दिक्कत है, तो ठीक है भाई, तो हम कहेंगे मोललता, मोलैलिटी, बच्चों ध्यान रखना, मोललता, मोलैलिटी, ठीक है। अब बच्चों W/W, है ना, W ऊपर रखा है अंश में, तो वो विलेय का भार अपॉन W मतलब विलियन का भार। जैसे परसेंटेज आते हैं ना, तो भाई तुम्हारे नंबर ऊपर रख दो, कुल नंबर नीचे रख दो, इंटू 100, तो परसेंटेज हो गया। वैसे विलेय का भार में ग्लूकोज कितना है 10 ग्राम, पानी और ग्लूकोज दोनों मिला के कितने हैं, तो मान लो तुमने कहा 110 ग्राम, ठीक है, या 90 ग्राम पानी है 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो 100 ग्राम इंटू 100, तो हम कहेंगे परसेंटेज ही तो निकाल रहे हो। तो W/W में हम परसेंटेज भी फाइंड करेंगे और उसे हम बोलेंगे भार प्रतिशत, ठीक है, कि भाई आपके पूरे विलियन में विलेय का भार कितना है। और एक टर्म आपने लास्ट ईयर पढ़ी है, मना नहीं कर सकते कि भाई मोल भिन्न, मोल भिन्न क्या होता है, तो हम कहेंगे मोल तो निकाल लोगे, मोल क्या होता है भार बटा अणु भार, तो मोल तो निकाल लो। तो बच्चों विलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल अपॉन सभी घटकों के मोल के अनुपात को हम कहते हैं मोल भिन्न, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन। अब इनके सिंबल लिख लेते हैं, बार बार हम इतने बड़े बड़े डिटेल्स में नहीं लिख पाएंगे। तो अगर मैं लिख दूँ भाई कैपिटल M, तो आपको समझना है कि भाई मैम मोलरता की बात कर रही है। कैपिटल N, तो आप समझ लेना नॉर्मलता की बात चल रही है। F फॉर्मेलिटी, कैपिटल F तो फॉर्मलता की बात चल रही है। स्मॉल m, ठीक है, ध्यान रखना, कैपिटल M दिया हो तो बच्चों मोलरता, गलती नहीं करेंगे, और स्मॉल m दिया हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में यही दिया है, तो मोललता, स्मॉल m मतलब मोलालिटी। और भार प्रतिशत, तो भार प्रतिशत को आप लिख दो W/W%। और मोल भिन्न तो जनरली हम x से दर्शाएंगे इसको, x मतलब मोल भिन्न, ठीक है। तो अब तुम्हारे के 2 पॉइंट क्लियर कि भाई मेरे पास अगर ठोस विलेय है ना बच्चों, ठोस विलेय है, तो मैं क्या सोचूं, उसको 1 लीटर पानी में घोलूं कि 1 किलो पानी में घोलूं। अगर 1 लीटर में घोलती हूँ तो भार आयतन इकाई बनती है, 1 किलो में घोलती हूँ तो भार इकाई बनती है। तो भार आयतन इकाई में 3 तरीके हैं बच्चों, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। भार इकाई में भी 3 तरीके हैं, मोलालिटी, मास परसेंट एंड मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न। यहाँ तक का कहानी तो समझ में आ गई, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहेंगे हाँ छोटी छोटी बातें ही तो 11th में भी पढ़ी थी। अब हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे बच्चों, है ना। देखने में लगता है क्या है 6 ही तो पॉइंट है, लेकिन इन 6 पॉइंट को डिस्कस करने में हमारी 2 से 3 क्लासेस जाएंगी, सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं मोलरता, है ना। तो मोलरता हमारा फर्स्ट टॉपिक है। मोलरता मतलब तो तुम कह दो कि भाई 1 लीटर भी तो घोला था और मोल्स घोले थे, तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, सही है, गलत तो नहीं कह रही हूँ। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को तुम कह देना मोलरता। तो मोलरता मतलब मोल प्रति लीटर, सही है ना। मोलरता मतलब मोल प्रति लीटर, भी पूरा विलियन 1 लीटर है ना। और विलेय के मोल जो भी है 2 मोल, 4 मोल, 10 मोल जो भी घोले,
तो मोलरता मतलब मोल प्रति लीटर, और 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। तो देखो पहले लिख लिया, चलो थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी बच्चों। तो मोलरता हो गया, मात्रक क्या हो गया, तो तुम कह दोगे मोल प्रति लीटर। अब बहुत बार तुम्हें मोल प्रति लीटर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो छोड़ो कोई बात नहीं, कैपिटल एम लिखा हो ना तो तुम समझ जाना कैपिटल एम का मतलब मोल पर लीटर है, तो ओके। अब है क्या, तो तुम कहोगे विलियन क्यों लिखा मैडम, मैंने तो पानी लिया था। बात सही, तुम कहोगे मैंने तो 1 लीटर विलायक लिया था, आपने विलियन कैसे लिख दिया। तो बच्चों देखो मैंने 1 लीटर पानी ले लिया, ठीक है, और मैंने मान लो NaOH घोल दिया, है ना, मैंने 1 मोल NaOH घोल दिया। तो अब मुझे बताओ 1 मोल घोल दिया या चलो 40 ग्राम घोल दिया, ओके। मैंने 1 लीटर पानी लेके 40 ग्राम NaOH घोल दिया, ठीक है। अब तो मुझे बताओ कि ये पानी का जो लेवल है ना बच्चों, मान लो पहले पानी का लेवल यहाँ था, अब मैंने ये घोल दिया, क्या लेवल अप होगा। सोचो, पानी ले लो, तुम घर में भी क्या करो, एक प्रॉपर कोई भी कंटेनर ले लो, ग्लास ले लो, उसमें मार्क कर दो, है ना, मार्कर से मार्क कर दो, पेंसिल से निशान बना दो। अब तो मैंने उसमें शक्कर घोलना शुरू करो, 1 चम्मच 2 चम्मच 4 चम्मच घोल दो, 5 चम्मच घोल दो, ठीक है। अब चेक करो क्या लेवल अप हुआ, तो तुम देखोगे लेवल नहीं बढ़ा, है ना। भाई द्रव के अणु है ना बच्चों, तो द्रव के अणु तो दूर दूर होते हैं, और जब तुम कोई ठोस घोल रहे हो और वो घुल भी जाता है, मतलब और छोटे छोटे कणों में टूट रहा है, तो वो तो इतना बारीक है, वो यहाँ आ जाएगा बस। द्रव के अणुओं के बीच में जो स्थान है ना, वो तो वहाँ आ जाएगा। लेवल क्यों अप होगा, तो 1 लीटर पानी है ना, और विलियन घोल दिया सबने, जितनी भी तुम्हें ना चीज़ें घोलनी थी घोल दो, पानी अब भी 1 लीटर ही रहेगा। ठोस पदार्थ घोलना है, शर्त शुरू से बता रही हूँ, लिक्विड की तो बात नहीं कर रहे, हम विलेय ठोस रख रहे हैं, चाहे NaOH घोलो, शुगर घोलो, ग्लूकोज घोलो, नमक घोलो, आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। तो मैं कह दूँ कि भाई 1 लीटर विलायक, और बदला क्या, विलियन बनने के बाद भी तो 1 लीटर ही है। क्लियर, कहानी समझ में आ गई यहाँ तक। तो हम कहेंगे हाँ 1 लीटर ही है, पानी में डाला, उससे पहले भी 1 लीटर था ठोस को, और ठोस डालने के बाद भी क्या है 1 लीटर ही है, तो विलियन ही कह दो 1 लीटर, ठीक है भाई। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम कह देंगे मोलरता, ठीक है। तो भाई आप क्या करो, मोलरता का फॉर्मूला बना लो। तो बच्चों मोलरता कैपिटल M, तो हम कहेंगे भाई मोलरता मतलब विलेय के मोल, ठीक है। तो मोलरता मतलब विलेय के मोल अपॉन, तो अपॉन हो जाएगा विलियन का आयतन, विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन, और बच्चों आयतन जो होगा दैट विल बी इन लीटर। विलेय के मोल बटा विलियन का आयतन, और आयतन जो होगा बच्चों वो होगा लीटर के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि नहीं मोल कैसे निकालते हैं भाई, मोल तो बताओ। तो बच्चों मोल का फॉर्मूला तुम सबने पढ़ रखा है, मोल होता है भार बटा अणुभार, ठीक है। द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, एक ही चीज़ है, भार कह दो द्रव्यमान कह दो। केमिस्ट्री में हम वो M और G वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेते है ना, भार मतलब भार ग्राम्स में होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अणुभार है ना, या मोलर द्रव्यमान वो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अब मैं कहूँ अच्छा ठीक है मोल नहीं लिख के मैं भार लिख देती हूँ, भाई क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ना 10 ग्राम ग्लूकोज है, 4 ग्राम NaOH है, इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे, मोल्स तो देगा नहीं, मोल्स तो मुझे फाइंड करने, ठीक है। तो हम कहेंगे विलेय के मोल को हम लिख लेते हैं विलेय का भार, ओके। तो बच्चों विलेय का भार किस में होना चाहिए, तो मोल्स तो निकालते ही तब थे जब विलेय का भार ग्राम्स में होता था, तो शर्त ही विलेय का भार ग्राम्स में, अपॉन, तो अपॉन विलेय का अणुभार, ठीक है। तो भाई भार बटा अणुभार, ठीक है, भार बटा अणुभार इनटू 1 अपॉन विलियन का आयतन। भार बटा अणुभार मतलब तो मोल ही हुआ ना, मोल की जगह मैं क्या लिख रही हूँ भार बटा अणुभार, और ये तो डिनोमिनेटर में ही है, हर में दिया हुआ है तो उसको वही लिखना है ना। तो हम कहेंगे विलियन का आयतन। अब बच्चों बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको आयतन जो है वो लीटर में नहीं देखेगा, है ना, वो देगा भैया आप 100 ml में बना दो, 200 ml में बना दो, आपको कंफ्यूज करने के लिए, है ना, कि आप उस टाइम दिमाग लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। लीटर नहीं दिया तो मिलीलीटर दे दिया, तो तुम सीधा ही याद रखो कि अगर यहाँ मिलीलीटर देंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और इसको फिर से 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा। तब सीधा फॉर्मूला याद रखो कि भाई विलेय का भार
ग्राम्स में होना चाहिए बटे विलेय का अणुभार होना चाहिए इनटू 1000 डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन। 1000 इसलिए लिया है क्योंकि आयतन मिलीलीटर में, बात खत्म, है ना। अगर लीटर में हो तो 1000 हटा दो, लीटर है तो लीटर लिख दो, और अगर मिलीलीटर हो तो 1000 लगा दो, इतना तो कर लोगे, कोई समस्या नहीं। तो हम कह देंगे चलो मोलरता आपकी क्लियर हो गई कि भाई 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मैं कह देती हूँ मोलरता। ठीक है, होता क्या है तो मैं कह दूंगी मोलरता मोल प्रति लीटर कैपिटल एम से दर्शा रहे, विलेय के मोल डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन, लीटर में होना चाहिए। मोल क्या होता है तो भार बटा अणुभार, किसका, अरे तो भाई विलेय के मोल है तो भार भी विलेय का, अणुभार भी विलेय का, इसमें क्या बड़ी बात है ना। और इंटू 1 वॉल्यूम, और वॉल्यूम मिलीलीटर में हो तो 1000 लिख लेंगे, परेशान नहीं होंगे। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, लगेगा कि यार बहुत सरल है, लेकिन सरल से ही हम अपने लेवल को क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन देखो, 5 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में उपस्थित है। तो बच्चों 5 ग्राम NaOH मतलब विलेय का भार। ठीक है, तो भाई विलेय का भार हो गया कितना, तो हम कहेंगे 5 ग्राम। ओके, 450 ml विलियन में उपस्थित है, तो विलियन का आयतन, तो हम कहेंगे इन्होंने आयतन तो दे दिया, विलियन का आयतन कितना है, तो हम कहेंगे 450 ml, 450 ml। ठीक है, अब तो आपको पूछी है मोलरता, तो भाई विलेय का अणुभार, विलेय कौन है, तो हम कहेंगे NaOH। तो ठीक है भाई, NaOH का अणुभार। अब क्वेश्चन में गिवन होगा बच्चों कि Na का परमाणु भार इतना होता है, ऑक्सीजन का इतना होता है, हाइड्रोजन का इतना होता है, रूल है ना। आपसे परमाणु भार दिए हुए होते हैं, आपसे नहीं एक्सपेक्ट करते कि आपको याद होने चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा समझदार हैं, हमें पता होना चाहिए। Na का अणुभार हम 12th क्लास में तो बच्चों याद रखेंगे, Na का परमाणु भार होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 40। अणुभार आ गया, भार आ गया, अणुभार आ गया, आयतन आ गया, बस। अब क्या करना है, सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर सॉल्व करना है। तो देखो फॉर्मूला तो याद है तुम्हें, मोलरता कैपिटल M, तो हम कहेंगे फॉर्मूला था विलेय का भार है हमारे पास। ठीक है, फिर था डिवाइडेड बाय विलेय का अणुभार, तो हम कहेंगे वो भी है। ठीक है, विलेय का अणुभार मल्टीप्लाई विद 1000, क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम ml में है, तो हम कहेंगे ठीक है 1000 डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन, तो हम कहेंगे वो भी है, और विलियन का आयतन है मिलीलीटर में, इसलिए तो 1000 लिखा है। तो ओके, अब सॉल्व कर लो बच्चों फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। तो विलेय का भार जल्दी से 5 ग्राम, अणुभार 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 450। ठीक है, तो 5 8 होता है क्या, 40। ठीक है, और किससे काट ले इसको, तो 8 से काट ले क्या, 8 1 जा 8 2 8 2 जा 16 4 125। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो भाई। 125 डिवाइडेड बाय 450, तो बच्चों तुम्हारा आंसर आ गया 0.27। ओके, तो हमारे पास मोलैरिटी आ गई भाई 0.27। सही है बच्चों, विलेय का भार रख दिया आपने कितना, तो 5 ग्राम, क्योंकि क्वेश्चन में 5 ग्राम दिया हुआ है ना। अणुभार रख दिया कितना, 40 आया था NaOH का, तो 40। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई आपने कर दिया किससे, 1000 से, और डिवाइड कर दिया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है 450। क्लियर, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है बच्चों, पिछली बार NaOH क्षार था, इस बार एसिटिक एसिड है, अम्ल है। ठीक है, तो भाई 6 ग्राम एसिटिक अम्ल, तो हम कहेंगे देखो गिवन डेटा क्या है, तो बच्चों गिवन डेटा है विलेय का भार। ठीक है, तो विलेय का भार कितना है, तो हम कहेंगे 6 ग्राम। ओके, अणुभार भी लिख लेते हैं साथ साथ में, विलेय का अणुभार, तो भाई एसिटिक एसिड का फॉर्मूला तो याद है ना, एसिटिक एसिड 2% सिरका,
मतलब सिरका जो है वो 2% एसिटिक एसिड है, तो विलेय एसिटिक अम्ल का अणुभार। ठीक है, तो भाई एसिटिक एसिड CH3COOH, तो हम कहेंगे ठीक है, देखो भाई कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, मल्टीप्लाई करो 3 से, फिर 12, फिर ऑक्सीजन का 16 × 2 + 1, तो ये आएगा बच्चों 60। तो भार आ गया, अणुभार आ गया, और तो हम कहेंगे विलयन का आयतन। ठीक है, तो भाई विलयन का आयतन जो है बच्चों दैट इज 500 ml। अब मैं लिखूँ उससे पहले तुम्हें सॉल्व कर लेना चाहिए, है ना। इतने सरल सरल क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम्स में आते भी हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि आते नहीं, आ जाते हैं, बहुत बार आ चुके हैं। तो विलेय का भार, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, याद हो गया। विलेय का भार 6 ग्राम, अणुभार 60 × 1000, क्योंकि आयतन मुझे दिया है मिलीलीटर। ठीक है, तो भाई ये तो हो गया 1/10। अब 1 2 3 1 2 3, तो 1/5। तो देखो आंसर में ऐसे भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव करो तो ऐसे भी मिल सकता है m/5। तो m/5 मतलब 1/5 और m मतलब मोल प्रति लीटर, तो 1/5 और कैपिटल M मतलब मोल प्रति लीटर, तो बात तो सही है ना। या फिर तुम लिख दो 0.2 m, यहाँ फिर लिख दो 0.2 मोल प्रति लीटर, सही है ना। तो 0.2 मोल प्रति लीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, सिंपल सा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 250 ml सेमी मोलर। अब हो सकता है यहाँ फंस जाओ, तो 250 ml मतलब विलयन का आयतन। तो हम कहेंगे चलो भाई विलयन का आयतन कितना है, तो वो है 250 ml। ठीक है, 250 ml। सेमी मोलर का क्या मतलब है बच्चों, तो हम कहेंगे सेमी मोलर मतलब मोलरता। तो बच्चों सेमी शब्द सुना है ना, फाइनल, सेमी फाइनल, फाइनल मतलब लास्ट स्टेप, सेमी फाइनल मतलब आधा तो आ ही गया, तो आधा। सेमी मतलब होता है हाफ, तो अगर कहीं लिखा हो सेमी मोलर मतलब m/2 की बात कर रहा है। ठीक है, तो आयतन आ गया, मोलरता आ गई, ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा बताइए। तो ऑक्जेलिक अम्ल का विलयन है, तो विलेय का भार आपसे पूछा है। ठीक है भाई, तो विलेय का भार आपको बताना है। अब ऑक्जेलिक अम्ल वैसे तो H2C2O4 होता है, लेकिन 2 जल के अणु क्रिस्टलीय जल के अणु हैं, तो हम कहेंगे ठीक है भाई H2C2O4 .2H2O का अणुभार निकाल लेते हैं। ठीक है, निकाल लो। तो सबको ही पता है, 1 हाइड्रोजन का भार 1, 2 हाइड्रोजन का भार 2, कार्बन का भार 12, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। O4 तो ऑक्सीजन का भार 16, 4 से मल्टीप्लाई कर लो। H2O, तो भाई H2O तो पता है ना बच्चों, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 18, लेकिन 2 वाटर मॉलिक्यूल है, तो 2 × 18। ठीक है, तो 24 और 64 और 2, तो 64, 84 और 88 और 90, तो ये हो गया 90 और 36, तो ये हो गया 136। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास सारा डेटा आ चुका है, तुम्हें क्या करना है, सीधा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद है, मोलरता बराबर, तो मैं कहूँगी मोलरता मतलब m/2 बराबर विलेय का भार तो ज्ञात करना है, अपॉन विलेय का अणुभार तो 136 × 1000, और आयतन कितना है भाई 250। ठीक है, तो 250 और 500 तो 4। ओके, अब सॉल्व कर लो। तो हम कहेंगे भार बराबर, तो ले लो m/2 मतलब 1/2, तो ये 1/2 है, 136 ऊपर ले लो, तो 1/2 मल्टीप्लाई विद 136 और डिवाइडेड बाय कितना, तो 4। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, अब कौन सी बड़ी बात है ना। तो बच्चों 136 को डिवाइड करना है, एक सेकेंड, 136 है कि 126 है, गड़बड़ तो नहीं कर ली। 90 और 36 था ना, सॉरी, 90 और 136 कितना हो गया, 126। ओके, तो 126। ओके, अभी सॉल्व कर लो भाई। अभी देखो ध्यान से करेंगे, मैडम ही गलत कर लेगी तो फिर कैसे होगा। तो बस 126 को बच्चों 8 से डिवाइड कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको करना है 126 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो गया बच्चों 15.75।
तो आपका आंसर रहेगा 15.75। भार है ना, तो भार को क्या लिखना है, ग्राम्स, तो हमने लिख दिया ग्राम्स। ठीक है, कोई समस्या नहीं, सिंपल है ना। तो भाई मोलरता निकालनी है, 1 लीटर में कितने मोल्स है, मोल क्या होता है, भार बटा अणुभार, है ना। लीटर है तो बढ़िया, ना है तो 1000 से मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड करेंगे, फॉर्मूले में 1000 ऊपर आ जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात। तो हम कहेंगे चलो बहुत सरल क्वेश्चन हो गए। अब क्या करना है, तो देखो ये तो थे बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्ट्स। अब मान लो तुम्हें ना घनत्व दे रखा है, विलियन का घनत्व और मास परसेंट, भार प्रतिशत। भाई 10% ग्लूकोज विलियन है और है ना विलियन का घनत्व इतना है, मोलरता निकालो। तो थोड़ा सा है ना क्या होगा, हालांकि सिंपल है भाई, 10% ग्लूकोज विलियन है तो तुमको अच्छा विलेय का भार 10 ग्राम, प्रतिशत है मतलब विलियन का भार 100 ग्राम, घनत्व भी दे रखा है, आयतन निकाल लो, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, आयतन निकालो। लेकिन उससे तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम में या कंपटीशन दे रहे हो, नीट जेई दे रहे हो, तो उस टाइम समय बचाना भी इंपॉर्टेंट है ना, समय बचाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो तुम लॉन्ग मेथड से कर रहे हो और आंसर निकाल रहे हो और बिल्कुल सही निकाल रहे हो, लेकिन पड़ोसी शॉर्टकट से आंसर निकाल रहे है ना, तो तुम्हें पता है दोनों को आता है, उससे क्या मतलब है, समय बचाना इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब आपकी एनसीईआरटी में अलाउड है जो फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, है ना, बुक उसको कंसीडर करता है कि आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो बच्चों देखो किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला बता रही हूँ, तो मान लो विलियन का घनत्व है डी ग्राम प्रति ml, तो भाई एक सॉल्यूशन दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है भाई इतने ग्राम प्रति ml। ठीक है, भार प्रतिशत तुम्हें दे रखा है x%, भाई x% मतलब 10%, 20%, 30%, तो मोलरता का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, तो बच्चों मोलरता का फॉर्मूला सीधा सीधा लिखेंगे हम, कैपिटल M इक्वल्स टू x इंटू डी इंटू 10 बटा विलेय का अणुभार। ठीक है, तो भी सीधा फॉर्मूला लगा लो मोलरता का, x इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाय विलेय का अणुभार। ये है आपकी मोलरता का फॉर्मूला। ओके, कोई समस्या नहीं, मोलरता निकालो। तुम्हें विलियन का घनत्व दे रखा है, तुम्हें विलेय का भार प्रतिशत दे रखा है, या विलियन का भार प्रतिशत दे रखा है। ठीक है, अब तो तुम कहोगे सीधा सीधा फॉर्मूला तो ये है। अब आया कहाँ से, है ना, थोड़ी तो आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद तो कर लूँगा, आप तो बता दो कहाँ से आया। तो ठीक है, तो देखो बच्चों x प्रतिशत का मतलब क्या है, x बटा 100। प्रतिशत मतलब क्या होता है, मैं मेरे 90% एग्जाम में आए थे, तो 90/100, 100 में से आए थे ना 90, तो x प्रतिशत मतलब x/100। x क्या है, तो भार प्रतिशत कह रहे हो ना, तो बच्चों x तो है विलेय का भार। ठीक है, तो x तो है विलेय का भार, है ना, और 100 क्या है, तो 100 है विलियन का भार। 100 ग्राम मतलब 100 क्या, भार प्रतिशत लेना है तो हम कहेंगे चलो विलियन का भार जो है ना वो 100 ग्राम है। ठीक है, मान लिया कि विलेय का भार x ले रहे हो, x ग्राम, W/W है ना, वेट बाय वेट, ऊपर और नीचे मात्रक सेम होना चाहिए। ठीक है, तो विलेय का भार x है, विलियन का भार 100 है, और घनत्व, तो घनत्व तुम्हें दे रखा है ना d ग्राम प्रति ml। ठीक है, d ग्राम प्रति ml। अब बच्चों घनत्व बराबर, तो हम कहेंगे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। सही है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो आयतन कितना होगा, तो मैं कहूँगी द्रव्यमान, भाई घनत्व विलियन का रख रहे हो, द्रव्यमान विलियन का रख रहे हो, तो आयतन भी विलियन का निकालो। ठीक है, तो आयतन विलियन का, तो हम कहेंगे द्रव्यमान विलियन का कितना 100, और घनत्व कितना d, और ml में होगा क्योंकि ग्राम प्रति ml चल रहा है ना, तो हम कहेंगे हाँ। अब बच्चों मोलरता के फॉर्मूले में आओ, तो तुम कहोगे मोलरता का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था, क्या था, विलेय का भार। ठीक है, बटा विलेय का अणुभार, ये भी ठीक है, भार बटा अणुभार, इंटू, तो इंटू हमने रखा था 1000 डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन, और आयतन मिलीलीटर में था इसलिए हमने 1000 लिखा था। ठीक है भाई, मान ली आपकी सारी बातें। ओके, अब अपनी वैल्यूज रखो। तो विलेय का भार कितना है, तो तुम कहोगे x, अणुभार तो अणुभार ही रखना है, पता नहीं, तो विलेय का अणुभार। ठीक है, इंटू 1000, तो 1000 रख लेती हूँ,
विलियन का आयतन, तो आयतन है 100/d, है ना, आवाज़ गायब हो जाती बीच बीच में से गला खराब हो रखा है, तो 100/d। चलो अभी क्या करें, तो भाई 2 0 2 0 कैंसिल, तो क्या बताओ वापस यही नहीं पहुँचे क्या, x × 10 × d डिवाइडेड बाय विलेय का अणुभार, पहुँच गए, है ना। तो सीधा याद कर लेंगे ना, क्यों इतनी माथाफोड़ी करेंगे, है ना, पता होना चाहिए हाँ भाई ऐसे ऐसे आया। तो फाइनली मोलारिटी, अगर आपको डेंसिटी दी हुई है, मास परसेंट दिया हुआ है, तो सीधा आंसर है x × d × 10 डिवाइडेड बाय विलेय का अणुभार। क्या याद रह जाएगा, मोलरता बराबर x × d × 10 डिवाइडेड बाय विलेय का अणुभार। ठीक है, कब, जब डेंसिटी दी हुई हो, मास परसेंट दिया हुआ हो। हाँ ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो भाई एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन कर लो तुम, कौन सा है, हाँ 2.4। ठीक है, तो बच्चों बुक का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है 2.4, फटाफट करेंगे इसको अपने दिमाग से। प्रयोगशाला में प्रयुक्त सांद्र नाइट्रिक अम्ल 68% भार से, मतलब बाय वेट है। अच्छा, मैंने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा है, तो थोड़ा लैंग्वेज 19-20 हो सकता है कि मैडम बुक में तो इस तरह की भाषा है, तो तुम्हें तो क्वेश्चन से मतलब है ना, एग्जैक्ट तो ट्रांसलेट करना वो भी एज इट इज़ बुक का पॉसिबल नहीं होता है, तो एनसीईआरटी मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है इंग्लिश से, है ना, लेकिन है वही। तो चलो, नाइट्रिक एसिड यूज इन लेबोरेटरी 68% बाय वेट, मतलब मैं मान लूँ, सॉल्व करना शुरू करना है बच्चों, बात नहीं करनी है। तो गिवन, तो हम कहेंगे भार प्रतिशत, तो ये भार प्रतिशत दे रखा है 68, क्या परसेंटेज लिखा दिया, तो परसेंटेज में 68। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, बच्चों नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला तो याद होगा, है ना, नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। ठीक है, तो भाई नाइट्रिक अम्ल HNO3 का अणुभार निकाल लो, तो HNO3 का अणुभार, तो आप कहेंगे H का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 × 3 यानी कि 63। सही है। अब विलियन का घनत्व, ठीक है, तो भाई विलियन का घनत्व कितना है, तो हम कहेंगे विलियन का घनत्व है 1.504 ग्राम पर ml। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल यहाँ पे विलेय है ना, क्योंकि सॉल्यूशन तो नाइट्रिक एसिड का बना है, पानी में बनाया है ना, जलीय विलयन लिखा होगा कहीं पे। ठीक है, तो बुक में था जलीय विलयन, पानी में बनाया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो डेंसिटी हो गई, ये हो गया, ये हो गया। अब मोलरता निकालनी है, कैपिटल M क्वेश्चन में। तो बच्चों हम कहेंगे देखो भाई भार प्रतिशत दे रखा है, घनत्व दे रखा है, तो हम दिमाग लगाना नहीं, कर सकते हो, आयतन निकालो पहले, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान 100 रख दो, है ना, घनत्व दिया हुआ है, आयतन निकाल दो, फिर अपनी मोलरता का फॉर्मूला लगाओ, फिर सॉल्व करो, लेकिन लॉन्ग मेथड, है ना। बुक में सीधा फॉर्मूला है, सीधा अप्लाई कर लेंगे, सीधा यूज़ करेंगे, वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। तो भाई x × d × 10 डिवाइडेड बाय विलेय का अणुभार, तो ठीक है ना बच्चों, हम कहेंगे वाह बढ़िया, इससे ज़्यादा क्या है ना, और वैलिड है, ठीक है, अलाउड है, आपकी एनसीईआरटी में है, तो आप इसे कर सकते हैं। तो भाई x मतलब भार प्रतिशत, तो बच्चों भार प्रतिशत है 68, डेंसिटी है 1.504 ग्राम पर ml × 10 डिवाइडेड बाय विलेय का अणुभार, तो वो है 63। तो सॉल्व तो तुम्हें करना पड़ेगा, 68 को मल्टीप्लाई करो सबसे पहले किससे, 1.504, ठीक है, 102.2 मल्टीप्लाई कर दो 10 से, ठीक है, डिवाइड कर दो बच्चों 63 से, तो ये आया 16.2। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 16.2। मात्रक चाहे कैपिटल M रख दो या मोल पर लीटर, लेकिन मात्रक नहीं लिखे तो नंबर गए, मात्रक लिखना है। क्लियर? तो सिंपल है कि भाई अगर तुम्हें विलियन का घनत्व दे रखा हो, भार प्रतिशत दे रखा हो, मोलरता निकालो, तो इस तरीके से निकाल लेना। ऐसा एक क्वेश्चन और है बच्चों एनसीईआरटी में, है ना, वो मैंने लिया नहीं है, ग्लूकोज का 10% सॉल्यूशन, लेकिन उसमें मोलरता के साथ साथ मोललता भी पूछा है, तो फिर मेरे को लगा मोललता तो मैंने कराया नहीं है इसलिए, लेकिन तुम उसको ट्राई जरूर करना। ठीक है, तो चलो मोलरता तो निकाल ही लोगे भाई, मोलरता सिखा दी। अब बच्चों क्या हुआ कि भाई मिक्स कर दिया, मतलब मान लो कि है ना लैब, समर वेकेशंस होती, गर्मी की छुट्टियाँ है ना, तो आपका लैब जो है बंद था, फिर अचानक से स्कूल खुला, तो चलो ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट्स भी होने हैं लैब के अंदर। अब क्या हुआ कि पिछले साल के थोड़े थोड़े सॉल्यूशन बच गए, है ना, मान लो एक बॉटल है उसमें M/10 H2SO4 बच गए 100 ml, ठीक है, फिर दूसरा कोई बड़ा कंटेनर होगा उसमें 500 ml H2SO4 है, लेकिन वो M/30 है,
अब टीचर कहेगा ये इतना सा 100 ml मेरे काम नहीं आएगा, इसमें मिला दो तो सांद्रता बिगड़ जाएगी, m/30 में ये मिला दिया, ठीक है। फिर कोई छोटा सा और सॉल्यूशन बच गया, मान लो 200 ml और पड़ा है ना, लेकिन वो m/20 है। तो मतलब एसिड की बात कर रही हूँ, एसिड बच गया है, बेस बच गया है। एसिड में बेस करोगे तो फिर न्यूट्रल वाली बात हो जाएगी, तो वो नहीं करना है। समान प्रकृति के विलयन अगर मैं मिला दूँ तो अब मिलाना पड़ेगा भाई, छोटे छोटे बचे हुए सॉल्यूशंस का क्या करोगे, है ना। वापस से हम काम शुरू करेंगे तो पूरा ओवरऑल नया कॉन्सेप्ट चाहिए, नया सिचुएशन चाहिए, नया सेटअप चाहिए, है ना। तो सारे पुराने जो सेम सॉल्यूशन है उनको मिला लेते हैं एक बार, ठीक है। तो भाई अगर मैं तुम्हें कहूँ कि समान प्रकृति के विलयन मिला लो बच्चों, अब बोलो मोलरता कितनी है, तो तुम कहोगे अच्छा मतलब एसिड में एसिड मिलाने की बात कर रहे हो या बेस में बेस मिलाने की बात कर रहे हो, ठीक है। तो बच्चों अगर मैंने एक एसिड ले लिया, ठीक है, M1V1 मतलब m/10 सॉल्यूशन है, 50 ml पड़ा है, तो M1V1 प्लस M2V2 मान लो m/30 सॉल्यूशन है, 100 ml पड़ा है, मिली मोल निकाल रही हूँ। M इंटू वी क्या है बच्चों, कोई पूछ ले मिली मोल निकालो, तो बच्चों M इंटू वी जो है ना एक्चुअली मिली मोल से है ना, M इंटू वी क्या है मिली मोल से, वॉल्यूम मिलीलीटर में होना चाहिए, वॉल्यूम किस में होना चाहिए मिलीलीटर में, तो ये एक्चुअली मिली मोल से। तो ठीक है M1V1 प्लस M2V2 एक और है तो M3V3, ठीक है, इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे M रिजल्टेंट और नया वॉल्यूम क्या होगा, तो हम कहेंगे नया वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई ये 50 ml है, ये 100 ml है, ये 200 ml है, ठीक है। अब मान लो कई बार तुम्हें ऐसा भी मिल जाएगा कि फॉर्मूला यही दे देगा M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3। भाई 3 चीज़ें मैंने मिला दी, ठीक है, और फिर तुम्हें कह दिया कि लो मान लो ये 100 ml है, ये 200 ml है, ये 300 ml है, तो तुम कहोगे 100 प्लस 200 प्लस 300 यानी कि 600 तो हो गया। 400 ml लेके पानी मिला दिया कि चलो पूरा 1 लीटर कर देते, तो मैंने 400 ml पानी मिला दिया, मतलब मैंने पूरा 1 लीटर कर दिया यानी 1000 ml। तब तुम फिर V1 V2 V3 की जगह क्या लिख दो, VR लिख दो, V रिजल्टेंट परिणामी विलयन का आयतन, कि भाई ओवरऑल तो आप गिन लो ना कितना है, पानी भी मिला रहे हो तो फिर वहाँ पानी का तो आया नहीं वॉल्यूम, तो इसलिए मैंने सेकंड फार्मूला लिखा है, ठीक है। तो परिणामी विलयन का आयतन जो भी है वो भी लिख लो, ठीक है भाई, वो भी कर लेंगे। अब इससे हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, कि भाई 2 या 2 से ज़्यादा विलयन को मिलाया और फाइनल रिजल्ट बता दो, मोलैरिटी बताओ, तो तुम कहोगे मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला ये है। अब बच्चों एक और क्वेश्चन मिलेगा, तनुता की मोलरता, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, मतलब कि पहले इतना सॉल्यूशन था, है ना, मान लो m/10 था और 500 ml पड़ा था। अब मैंने क्या किया, 500 की जगह 1000 लीटर कर दिया, 500 ml पानी मिला लिया, मुझे 1 लीटर चाहिए एक्सपेरिमेंट करवाना, तो मैंने उसको डाइल्यूट कर दिया। अब नई मोलरता बताओ, तब तुम फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे बच्चों, तो मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन में आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे M1V1 इक्वल्स टू M2V2, ठीक है। तो मिक्सिंग में ये फॉर्मूला है, डाइल्यूशन में ये है। अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अरे एसिड में एसिड मिला रहे हो, बेस में बेस मिला रहे हो, पहले से एसिड पड़ा था उसमें पानी मिला रहे हो, एसिड में बेस मिला दिया तो क्या, तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो फॉर्मूले में क्या करो, M1V1 माइनस M2V2 कर दो, M1V1 माइनस M2V2, क्योंकि ये इसको खा जाएगा। अब M1V1 किसको रखूँ मैडम, M2V2 किसको रखूँ, तो बच्चा जो ज़्यादा वैल्यू है वो M1V1 और जो कम वैल्यू है वो M2V2, ठीक है, इक्वल्स टू ये M रिजल्टेंट V1 प्लस V2 प्लस V3 जो भी आप मिला रहे हो, मतलब माइनस कर दो क्योंकि वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब उसको हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि फिर हम चले जाएंगे चैप्टर एसिड बेस के अंदर, है ना। आयनिक साहब में आपने पढ़ा होगा ना, रासायनिक साहब में, आयनिक साहब में और अम्ल व क्षार, तो वो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है। तो इतना ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ नहीं रहे क्योंकि हमें विलयन पढ़ना है, इसलिए उसको मैं नहीं ले रही हूँ, ठीक है। ये काम आएंगे इसलिए हमने लिया है कि न्यूमेरिकल मिलेगा NCERT में, तो हम इसको काम में ले रहे हैं, ओके। अब एक प्रॉब्लम कर लेते हैं इस पे बेस्ड। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है ये, हाँ, तो क्वेश्चन है बच्चों 800 ml 0.5 m HCl और 200 ml 0.1 m HCl विलयन को मिलाया, ठीक है, तो परिणामी मिश्रण की मोलरता बताओ, ठीक है। तो भाई 800 ml HCl है और दूसरा भी HCl है, तो हम कहेंगे ठीक है, फॉर्मूला तो ये लगेगा M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू M रिजल्टेंट और V1 प्लस V2, ठीक है। तो भाई पहले वाले की मिली मोल निकालो,
तो हम कहेंगे मोलरता तो है 0.5, मल्टीप्लाई कर दो 800 से। फिर मोलरता है 0.1, मल्टीप्लाई कर दो 200 से, इक्वल्स टू m रिजल्टेंट V1 प्लस V2, तो मतलब 800 और 200, ठीक है। तो 800 प्लस 200, ठीक है। तो 800 इंटू 5 कितना हो गया, 8 5 40 और 0, 0.1 इंटू 200, तो भाई ये हो गया 20। m रिजल्टेंट फाइंड करना है। ओवरऑल कितना है, तो 800 प्लस 200, अच्छा 1000 है, ठीक है। तो भाई 420 डिवाइडेड बाय 1000, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा m रिजल्टेंट। क्लियर। पहले क्या था, तो हम कहेंगे 800 ml था, 0.5 मोलैरिटी थी। फिर क्या था, 200 ml था, मोलैरिटी 0.1 थी। तो m1 v1 देखो, ये m है ये v है, m इंटू v। फिर ये भी m है ये v है। m रिजल्टेंट परिणामी विलियन की मोलरता, और v1 प्लस v2, पहले वाले के 800 ml, दूसरे वाले के 200 ml, और ओवरऑल आंसर निकाल लें। क्लियर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं डाइल्यूशन का, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। तो क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ। क्वेश्चन है, मान लो 10 ml HCl को, सॉरी 10 m HCl को, 10 m HCl का कितना आयतन लिया जाए। की भाई मोलैरिटी शुरू में तो कितनी है, 10 है, ठीक है। तो यहाँ इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नई मोलरता या कि 5 m HCl का 2 लीटर विलियन प्राप्त हो। ठीक है, मतलब कि भाई मेरे पास 10 m HCl की बॉटल पड़ी है ना। अब मैं वॉल्यूम कितना लूँ इसको कि नया जो सॉल्यूशन बने उसकी मोलैरिटी 5 m होनी चाहिए और वॉल्यूम 2 लीटर होना चाहिए। मतलब 5 और 2 यानी कि मिलीमोल उसके और मिलीमोल इसके बराबर कर दो तो बात हो जाएगी, ठीक है। या इसको मैं कितना डाइल्यूट करूं, है ना, 10 m HCl में कितना 10 m HCl को कितना तनु किया जाए, ठीक है, कितना तनु किया जाए कि 5 m HCl का 2 लीटर विलियन प्राप्त हो। तो कहेंगे ठीक है भाई, बिफोर आफ्टर वाली बात है। शुरू में m1 v1, बाद में m2 v2। तो बाद का कॉन्सेप्ट तो पता है भाई, मुझे 5 m HCl चाहिए और वॉल्यूम चाहिए 2 लीटर। फिलहाल आपको जो दे रहा है वो 10 m HCl है, वॉल्यूम आपको पता नहीं कितना पानी मिलाऊं कि ये 10 m HCl जो है ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो हम इसको v1 ही रख लेते हैं। तो भाई v1 इक्वल्स टू कितना हो गया, तो हम कहेंगे 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, मतलब आंसर आ गया 1 लीटर, ठीक है। तो भाई 10 m HCl में अगर आपने 1 लीटर पानी मिला दिया है ना, तो हम कहेंगे नई जो मोलैरिटी होगी वो 5 m HCl का क्या हो जाएगा, 2 लीटर बन जाएगा, ठीक है। तो मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, तनुता की मोलरता। तो बच्चों आज हमने सीख लिया कि भाई मोलरता है ना, शुरू से पढ़े अगर हम तो हम कहेंगे आज का जो स्पेशल टॉपिक था वे सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली इकाइयाँ, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ किसको डिस्कस किया है, मोलरता को डिस्कस किया है ना। भाई मोलरता भार दिया हो तो कैसे निकालनी, मोलरता दी हुई हो भार कैसे निकालना है, घनत्व दिया हुआ हो, भार प्रतिशत दिया हो, मोलरता कैसे निकालनी, एसिड एसिड मिक्स कर दिया तो मोलैरिटी फाइनल सॉल्यूशन की क्या होगी, बेस में बेस मिक्स कर दिया तो फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, एसिड में बेस मिक्स कर दे तो क्या होगा, फिर तनु कर दे तो क्या होगा। तो आई थिंक मोलरता जब भी पूछेंगे तो तुम आराम से आंसर सॉल्व कर लोगे ना, है ना। सिंपल है, मोलैरिटी बिल्कुल 11th वाला कॉन्सेप्ट है। तो अगली क्लास में मिलेंगे, वहाँ सीखेंगे नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी। हालांकि तुम्हारे कोर्स में नहीं है नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी, क्लास 12th NCERT में नहीं है, लेकिन बच्चों आगे अगर आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो वहाँ नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट आता है ना। अब इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणु संख्यक गुणधर्मों के असामान्य मान, तो वहाँ फॉर्मेलिटी कहीं ना कहीं आती है, ठीक है। और कंपटीशन में आपको बहुत हेल्प मिलेगा अगर आपको नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी निकालना आता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।